बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जब स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद है, अमेरिका है, कतर है और ईरान की क़यादत भी वहाँ पे मौजूद है। तो उस वक्त जंग दोबारा होते होते बची है। वजह यह है कि ईरान में शदीद इज़्तिराब था, जो इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए लबनान पे, और इसराइल ने जंग बंदी के हवाले से वायलेशन की है। बल्कि वो मुकर गए कि ये हमारी तरफ से जंग बंदी नहीं, हम लड़ाई करेंगे हिजबुल्लाह के साथ, और वो वहाँ लबनान पे लगातार अटैक कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर काफ़ी इज़्तिराब था, बहुत गुस्सा था, वो वापस जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त कतर और पाकिस्तान मुतहर्रिक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए और कतर के ज़रिए ईरान से दरख्वास्त की कि आप अभी सब्र का मुजाहरा करें, हम इसराइल को रोकते हैं। अब ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसराइल को रोके, और वो किस हद तक रोक सकता है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल में बहुत गुस्सा है और वो अमेरिकन को अब जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गए हैं अपनी इस शिकस्त के लिए। शिकस्त मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इसराइल और ईरान में से इसराइल बुरा लगता है या मुझे लगता है कि उन्होंने जुल्म किया या उन्होंने एग्रेशन की, ये बात नहीं है। ये अब खुद इसराइली भी कह रहे हैं। इसराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है, और एक हैरान कुन सर्वे है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 92% 92% इसराइली शहरी ये समझते हैं कि ईरान इस जंग का फातेह है, ईरान को ज़्यादा बड़ी कामयाबियां मिली हैं इस लड़ाई में। जबकि ये जो मुआहदा हुआ है, इसमें सिर्फ 12% इसराइली ऐसे हैं जिन्होंने इस मुआहदे की हमायत की है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक MOU साइन हुआ, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सिर्फ 12% इसराइली ऐसे हैं जिन्होंने इसकी हमायत की है। 63% ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सीधी सीधी मुखालफत की है, और बहुत थोड़े ऐसे हैं बीच में से जिन्होंने कोई राय नहीं दी। इसराइलियों की अक्सरियत अब यह समझती है कि नेतन्याहू की ईरान के हवाले से पॉलिसी मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, और अमेरिका का पीछे हट जाना ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तो नाज़रीन इसराइल के अंदर मामला चल रहा है। तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने गारंटियां दे के और ये कहा पाकिस्तान को, और यही कहा उन्होंने कतर को, कि आप कुछ भी करके ईरान को अभी लड़ाई से रोकें और उन्हें सब्र की तलकीन करें, क्योंकि ईरान के अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान की जो सियासी क़यादत है, जिसमें कालीबाफ और नाम लिया जाता है इराक़ची का, ये और इनके हमायती वो ये सोचते हैं कि हमें मुज़ाकरात में जाना चाहिए और ईरान को मज़ीद जंग नहीं करनी चाहिए। ईरान ने जंग जीत ली है, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाया जाए। जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और उनके हमायती जो बहुत बड़ी तादाद में है, और ईरानी फ़ौज भी उस तरफ है, तो उनका ये मानना है कि नहीं, अमेरिका के साथ इस किस्म का कमज़ोर मुआहदा नहीं करना चाहिए, हमें बड़ी मजबूती से अमेरिका के सामने खड़े होकर बात करनी चाहिए, और हमारे साथ धोखा हो सकता है। अब एक तरफ इसराइल है, उसका इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई और उनके हमायती हैं, उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। जबकि अमेरिका अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुका है और कुछ हद तक लचक दिखाई है ईरान की क़यादत ने, लेकिन उन पर शदीद दबाव है। अगर इसराइल बार बार हमले करता है और बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ईरान के पास रास्ता बचेगा नहीं, शदीद तरीन अवामी दबाव पैदा हो जाएगा। सुप्रीम लीडर की लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे हैं और किस तरह से मौजूद है। देखिए, अभी जो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनका नमाज जनाजा, उनकी तदफीन की तकरीबात, और ये बहुत सारा कुछ होगा आने वाले दिनों में। जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये सारा कुछ होगा, पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा, दूसरे हफ्ते तक ये चलेगा। फ्यूनरल जो तदफीन का सारे मराहिल है वो होंगे। अब इसमें मुश्तबा खामनाई को ऐसा लगता है कि वो सामने आएंगे पहली मरतबा, और उनकी मेडिकल कंडीशन भी अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। तो अगर वो सामने आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। दूसरा, वो अभी जिस जगह पे हैं ईरान के अंदर, जो ईरानी क़यादत है, उनमें से भी बेशतर लोग नहीं जानते कि मुश्तबा खामनाई किस जगह पे महफूज हैं, किस शहर में हैं, किस जगह पे हैं, किस नौइयत की वो सिक्योरिटी है जो उनके आसपास है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, हत्ता कि ईरान के अंदर बहुत ताकतवर लोग भी नहीं जानते कि जो ईरान के इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं वो किस जगह पे महफूज मकाम पे मौजूद हैं। क्योंकि ईरान के अंदर से ही खबरें लीक होती हैं, ईरान के अंदर से ही लोग गद्दारी करते हैं, और उसके नतीजे में बमबारी होती है। पहले इससे ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट शहीद हो गए, बहुत सारे जर्नैल शहीद हो गए, बहुत नुकसान हुआ ईरान का, बार बार हुआ, उनके इंटेलिजेंस के लोग शहीद हो गए। तो अब वो मुश्तबा खामनाई को मुकम्मल तौर पे हाई सिक्योरिटी के अंदर रखे हुए हैं। तो फिलहाल तो नाजरीन जंग होते होते रुक गई, और अच्छी बात यह है कि अब मुज़ाकरात होंगे। कतर और पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात हो रहे हैं।
जेडी वैंस से अमरीकी वफद ने उनकी क़यादत में पाकिस्तानी वफद से मुलाकात की। यहाँ पे शहबाज शरीफ थे और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे और दीगर लोग थे। उस तरफ से जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ, और जो क़यादत कर रहे हैं वो जेडी वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया और ये आप ही कर सकते थे। तो ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी मफाद के लिए बहुत ज़ोर लगाया। उन्होंने बहुत कोशिश की अमेरिका को इस गर्दाब से निकालने के लिए जिसमें अमेरिका अपनी गलती से इसराइल के उकसाने पर फंस गया था। तो अमेरिका को इस सारी सूरत हाल से और इस दलदल से निकालने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भरपूर जिद्दोजहद की है। ये बात सबको तस्लीम करनी चाहिए और अमेरिका के लिए वो हर हद तक गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कई मौक़ों पर जो फेस सेविंग मिली वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी है। शहबाज शरीफ से दिलवाई, बेशक पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलवाई बल्कि अमेरिका को इस गर्दाब से निकालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिद्दोजहद की। और पाकिस्तान के जितने ताल्लुकात थे ईरान के साथ 70 साल या उसके साथ एक हमारी हमसायगी है, वो एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उनको इस्तेमाल किया किसी तरह भी अमेरिका को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए। तो अभी अमेरिका पूरी तरह से निकला नहीं है क्योंकि इसराइल अमेरिका को किसी भी वक्त इस मामले में मुकम्मल तौर पे दोबारा फंसा सकता है। तो अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसराइल को रोक कर रखते हैं। और अगर इसराइल बाज नहीं आता तो फिर इसराइल और ईरान दोनों को आपस में दो दो हाथ कर लेने दें। मेरी गारंटी है कि 2-4 दिन के अंदर इसराइल हमेशा के लिए बाज आ जाएगा। अब नाजरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये एपिसोड तो कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त निकालें और भारत का सांस बंद करें। आपको वो स्टेटमेंट याद नहीं, ये जरा दोबारा सुन लें आप। DGISPR का ये सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। जी, आपने सुना कि फील्ड मार्शल के जो DGISPR है वो क्या कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ज़रा भारत का सांस बंद कर दें मेहरबानी करके, क्योंकि भारत ने हमारा पानी रोक लिया और लगातार पानी रोक रहा है। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मफाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इनकी जंगें चलती भी रहेंगी और सुलह भी होती रहेगी। आप उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो असल काम है, जो ड्यूटी है आपकी, जिसके लिए पाकिस्तानी कौम आपको तनख्वाह देती है, वो काम करें प्लीज़। हमारा पानी भारत से छुड़ा कर दें, हमारे पानी पे कब्जा हो गया। राणा सनाउल्लाह को बयान दिए हुए लगभग 48 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंडिया से पानी छुड़वाने का अमल शुरू नहीं हुआ। राणा सनाउल्लाह ने कैटेगोरिकली कहा कि ये खबर 100% नहीं बल्कि 110% दुरुस्त है कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया और भारत हमारे पानी पे कब्जा कर चुका है। और वो जब चाहेगा पाकिस्तान को खुश्क साली का शिकार कर देगा और जब चाहेगा पाकिस्तान को सैलाब के अंदर डबो देगा। तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो एक तो अब फील्ड मार्शल साहब को टाइम निकाल के थोड़ा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के वसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए जो भारत छीन रहा है, जो उनकी प्राइम ड्यूटी है। नादरीन, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई मारंग बलोच के हवाले से, और उनके साथ जो दीगर लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं और उन्हें जेल के अंदर रखा गया है। पहले उनके ऊपर ट्रायल हो रहा था, उनको अदालत में लाया जाता था, फिर बाद में सिस्टम डर गया और उन्हें अदालत में लाना बंद कर दिया। अब इससे पूरी दुनिया में तासुर क्या जा रहा है? तासुर ये जा रहा है कि मारंग बलोच को अगर कोयटा में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में अमनो अमान है। बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लेंगे। एक निहत्ती खातून है, एक अकेली लड़की, उसको अदालत में पेश नहीं कर सकते, हालांकि थोड़ा सा फासला, उसको निकालें और निकाल कर अदालत में लाकर पेश करें। लेकिन बहादुरी का लेवल ये है कि एक लड़की को अदालत में पेश करने से डरते हैं। तो डॉक्टर मारंग बलोच जो है उनका पहले जेल ट्रायल शुरू किया गया और अब एक नया ट्रायल शुरू किया गया है जिसे फेसलेस ट्रायल कहते हैं। मारंग बलोच की बहन ने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है, लोग बार बार एहतजाज करते हैं। फेसलेस ट्रायल क्या होता है? उन्होंने ये बताया मीडिया को कि ना जज का पता है, ना प्रोसिक्यूटर का पता है कि वो कौन है, और ना गवाह का पता चलेगा कि वो कौन है और उसने क्या गवाही दी है। तो इस तरीके से ये केस चलाया जाएगा, ये फेसलेस ट्रायल कहलाता है। ऐसे ट्रायल की ज़रूरत क्या है? क्योंकि कोई भी जज सामने आकर इतना बड़ा जुल्म करना नहीं चाहता। अब ऐसा लगता है कि पीर वाले दिन मारंग बलोच को मुकम्मल तौर पे कुछ सज़ा सुना दी जाएगी और उनको जेल के अंदर पक्का पक्का बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि निज़ाम अब इस मामले पे तुल गया है कि वो एक लड़की का सामना नहीं कर सकता। यानी इतने सारे बंदूकों वाले हैं, आपके पास सरकार है, हुकूमत है, सारा कुछ है, एक निहत्ती लड़की है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। वो अदालत में आती है, आप फिर डरते हैं उससे।
उसको आपने कहा जी हम जेल के अंदर इसका ट्रायल करेंगे, फिर आपने कहा जी हम इसका फेसलेस ट्रायल करेंगे, और अब उसका वकील जो है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे जो फेयर ट्रायल का हमारा राइट है वो हमसे छीना जा रहा है, यानी जो हमें फेयर ट्रायल का राइट आईने पाकिस्तान देता है वो हमसे छीना जा रहा है। वो आइन की बात कर रहे हैं, वो रियासत के आइन की बात कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं जी फेयर ट्रायल का राइट है वो हमें दिया जाए, कि अदालत कम से कम हमें मौका तो दे अपना मुकदमा लड़ने का, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा। अब फेसलेस ट्रायल के खिलाफ उन्होंने वहां पे धरना दे दिया जेल के अंदर, मारंग बलोच ने और उनके साथियों ने। अब वो जो धरना है उसके बाद बाहर आते हैं लोग, वो भी एहतजाज करते हैं, उनकी फैमिली बाकी लोग आते हैं वो भी एहतजाज करते हैं बलूचिस्तान के अंदर कि जनाब आप ज्यादती कर रहे हैं इन लोगों के साथ। उन्होंने ये केस प्रेजेंट करने से इनकार कर दिया, उनके लॉयर भी बाहर हो गए। तो अब हुकूमत ने अपनी तरफ से एक वकील शामिल कर दिया है, और ये जो वकील शामिल किया गया है ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ILF का साबिक सदर है बलूचिस्तान का। अब आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल है कि PTI का जो सदर है इकबाल शाह इसका नाम है, और अब ये मुकदमा लड़ रहा है। तो जो मारंग बलोच के साथी हैं उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी ये क्या ज्यादती है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं बलूचिस्तान में अमन के लिए, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं इंसानी हकूक़ के लिए। आप कहते हैं जी आप कॉज को सपोर्ट करते हैं, और ऊपर से आपका जो वकील है इकबाल शाह जो आपका साबिक सदर रहा है ये मुकदमा लड़ रहा है जाके सरकार की तरफ से मारंग बलोच का वकील बन के। मारंग बलोच ने इसको वकील नहीं बनाया, मारंग बलोच ने अपने वकील को कहा कि तुमने मेरा केस नहीं लड़ना, ये ज्यादती और जुल्म है। तो रियासत ने क्या किया, ये जो इकबाल शाह साहब हैं जिनकी इमरान खान साहब के साथ ये फोटो भी आप देख लें, ये ILF के साबिक सदर भी रहे हैं वहाँ बलूचिस्तान में, और ये बारशार के इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की बुनियाद के ऊपर क्लेम करते हैं। अब ये जो इकबाल शाह साहब हैं ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मारंग बलोच को उनकी मर्जी के खिलाफ। तो पीर वाले दिन मारंग बलोच को फिक्स करने का फैसला किया गया है, और रियासत ने जनाब पसंद किया इन्हें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर सफाई ये दी है, जो उनका वकला का विंग है, कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई भी वकील जो हमारी तंजीम का सदर है या ओहदेदार है वो ये मुकदमा नहीं लेगा। कोई पर्सनल कैपेसिटी में लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो ये तो कंडेम करना चाहिए था, बल्कि डिसओन करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ अगर ये वकील जा रहा है तो फिर इसका हमारी तंजीम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पैसा और इख्तियार बड़ी चीज़ है, लोगों से बड़े बड़े काम करवा लेता है। मारंग बलोच आवाज़ उठा रही है अपने लोगों के लिए, उसे किस बात का लालच है। वो जेल के अंदर बैठी हुई है, तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, उसके साथी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान उन्होंने तबाह करवा लिया है। बहुत सारे लोगों की मसकशुदा लाशें मिली हैं, बेशुमार लोग जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं। अब वो इंसानी हुकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है तो ताकतवर लोग डर जाते हैं, और एक लड़की का सामना करने की बजाय इतने बुज़दिल हैं कि उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट अपने बिल की हमायत में खुद सामने आ गई है। यानी ये जो इन्होंने बिल पेश किया था ना कि जिसके घर के अंदर मर्जी जाके टावर ठोक दें आप, जिधर मर्जी आप कब्जा करके आप अपनी तारें बिछा लें, तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का जो बिल लाया गया था PMLN की शिजा फातिमा की जानिब से, जो ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं उनकी जानिब से जो लाया गया, अजीबोगरीब काम किया गया। कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सोशल मीडिया काला चैनल वगैरह इस किस्म के जो लोग हैं ये मैदान में आ गए, और इन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया इस बिल को कि जनाब ये तो बिल ही बहुत अच्छा है, इसमें तो कमाल काम हो रहा है। यानी पूरे पाकिस्तान में कोई भी जी शऊर आदमी इस भोंडी हरकत को डिफेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सोशल मीडिया के वर्कर्स और चैनल्स हैं, काला चैनल समेत, वो अब इसके दिफा में सामने आ गए हैं। तो खुलकर वो ये चाहते हैं कि कंट्रोल उनका होना चाहिए, और उनका रिटायर्ड जर्नैल जो बैठा हुआ है PTA के ऊपर, उसके बाद ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कंपनियों के जरिए से जिस मर्जी आदमी की प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ जाए, और जो घुसने की इजाज़त ना दे उसके ऊपर जनाब जुर्माना भी कर दिया जाए, करोड़ों रुपए का, उसको उठाकर जेल के अंदर भी बंद कर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब की नाज़रीन वक्तन फवक्तन गैरत जागती है। यानी अभी उन्होंने वीगो डालों के ऊपर अटैक कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी ये क्या बेहूदगी है, ये वीगो डाले यहाँ फिरते हैं वहाँ फिरते हैं, ये कल्चर ठीक नहीं है। फिर वो बता रहे थे अरकान असम्बली को और नए वज़रा को कि आदाब क्या होते हैं, और उन्हें ये बता रहे थे कि जनाब इखलाकियात क्या होती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इखलाकियात के लिए आवाज़ उठाई। ये वो शख्स है जो उस वक्त नहीं बोला जब नकाब पोश इसी ऐवान के अंदर कौमी असम्बली में दाखिल हो गए थे। ये तब भी नहीं बोला जब प्रोडक्शन ऑर्डर को बूटों के नीचे रौंदा जा रहा था। ये तब भी नहीं बोला जब रेहाना डार का मैंडेट छीन कर फार्म 47 की सूरत में इसके हाथ में थमा दिया गया और ये कौमी असम्बली पहुंच गया, तब भी नहीं बोला। इनकी इखलाकियात जो है ना बड़ी सेलेक्टिव है।
जैसे बिलावल की गैरत बड़ी सेलेक्टिव है। जो आज मारंग बलोच के साथ हो रहा है, अगर ये आसिफा जरदारी के साथ हो तो बिलावल की चांगड़ें आप सुनेंगे वो आसमानों तक जाएंगी। फिर ये कहेगा कितने बेगैरत हो आप। ये तब ये बात करता है जब इसकी पुप्पो उठाई जाती है करप्शन में। लेकिन जब मारंग बलोच बेगुनाह उठाई जाती है तब ये नहीं बोलता। और ये दावेदार है कि मैं लीडर हूं। इस तरह के लीडर नहीं होते, ये फीडर से ही लीडर है। ये नहीं, ये अपने घर में बैठा हुआ था, फीडर इसके मुंह में था और इसको लीडर बना दिया था। तो ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे मुल्क चलते हैं। और स्टैब्लिशमेंट को ऐसे लोग इसलिए प्यारे लगते हैं कि ये चुप चुप के जूते पॉलिश करते हैं। कई लोग सामने आकर करते हैं, कई लोग चुप चुप के जूते पॉलिश करते हैं। और इनका जूते पॉलिश करने का फैमिली का रिकॉर्ड बड़ा कमाल है। इनके नाना से शुरू है, यानी वो डैडी कहते थे अयूब खान को, फिर वो इनकलाबी बन गए, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने। और इस तब्दीली पे कुछ लोग अजीब किस्म का तबसरा भी कर रहे हैं। वो सहाफ़ी या वो बाअसर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो अब अचानक से, चाहे ये लोग बरतानिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, वो नून लीग की करप्शन के ऊपर बात करना शुरू हो गए। और इससे ये तासुर बन रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आज भी एक सिक्के के दो रुख हैं। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके ख़ानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम बन गए। ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हाँ, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है। यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए। और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्जी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीजी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं, आप छोड़ दें सियासत करना, आप छोड़ दें चीज़ों के अंदर असरअंदाज होना, आप बाहर निकल जाएं। जब आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे तो आपका जिक्र ही कोई नहीं करेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज़ में रेलिवेंट रहें, वो चीज़ों को कंट्रोल करें, वो इक़्तिदार अपने हाथ में रखें और जितनी बुराई है वो सियासतदानों की हो, इसमें वो हिस्सा भी डालते रहते हैं। तो नंबर एक तो नून लीग ने तबाही इतनी फेर दी है कि अब बेचारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाज़त भी दे दी है कि थोड़ा बहुत सच आप लोग बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़रा एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाती है और इससे सियासतदान जो हैं वो बदनाम और कमज़ोर रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फ़िलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा। फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है। तो उन्हें पूरे सिस्टम से ही आउट करके रखा हुआ है और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्जरलैंड के दौरे पर चले गए। वहां पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की। तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस पर राज़ी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पर राज़ी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पर इनकार किया था। और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पे कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं उन्होंने मिल के मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें। लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पर मैं राज़ी नहीं था।
तो मैं इन पे भरोसा कर रहा हूं फिलहाल कि ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उन चीजों पे जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहां से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहां से, और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हों तो इसका मतलब यह है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन जरा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस इसराइल पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन माजी में भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस ने आने से पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर पे एक हथौड़ा मारा। उन्होंने क्या कहा, जरा ये देखें आप। जेडी वेंस ने कहा, इन द पाकिस्तान एंड कतरी सिस्टम्स दे डोंट क्वाइट हैव द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, जरा आप ये देख लें। अमेरिका के अंदर ना एक फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन में। द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पटिशन, फॉर्मिंग अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं जी कि जो पहली तरमीम है अमेरिका के आइन में, वो मजहबी आज़ादी और बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और लोगों के एहतजाज करने की आज़ादी, और साथ में लोग पटिशन कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ वो उनको फराहम करती है। और पाकिस्तान में ये नहीं है। यानी एक जुमले में कि वहाँ पे ना तो मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका की तरह। तो अमेरिका के लोग बहुत आज़ाद हैं, पाकिस्तान और कतर के लोग आज़ाद नहीं हैं। कतर को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे तो बादशाहत है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, फिलहाल वो बोलता नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है, और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आसिफ मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात ख्वाजा आसिफ बड़े फ़ख्र के साथ कहते भी हैं। उनको बेचारों को ट्वीट भी अपने डिलीट करने पड़ जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़े फ़ख्र के साथ ये बात करते रहते हैं। ईरानी वफद जो है उसके अंदर इराकची हैं, बाकरी हैं और कालीबाफ हैं। ईरानी वफद जिस तैयारे पर बैठ के आया, उस तैयारे के ऊपर लिखा हुआ है मैनाब 168। ये उस तैयारे के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। मैनाब में 168 छोटी बच्चियां शहीद हो गई थी। 60 साल तक छोटी बच्चियां थीं और कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां थीं। तो ये 168 बच्चियां शहीद हो गई थी पहले दिन के अटैक में। तो मैनाब 168 तैयारे के ऊपर लिख कर वो आए। वो फिर एक दफ़ा अपनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ आए। अब देखते हैं मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौके पे इसराइल ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं उस MOU की जो अमेरिका और ईरान के बीच में दस्तखत हुआ, जिस पे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके वो उठा के दिखाया था। तो अब उसकी खिलाफ वर्जियां इसराइल कर रहा है। इसराइल ने किया यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लबनानी शहीद कर दिए और जंगबंदी से तकरीबन वो मुकर गया है। लबनान के ऊपर जो हमले किए हैं उनमें 50 से ज़ायद अफराद इस वक्त तक जाँ बहक हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, जबकि सिविलियन भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे और ख़वातीन भी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें इसराइली फौजी भी मारे गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब ये वहाँ पे एक जंग जैसी कैफियत है और इस पर ईरान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ईरान का रद्द-ए-अमल सुने, फिर मैं आपको एक और चीज़ सुनाता हूँ कि क्यों ये मुज़ाकरात इस वक्त खतरे में। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि जो मुआहदा था MOU, उसकी जो पहली शिक है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, तो ये जो बाहमी हमारा MOU है उसका सबसे अहम सतून ये शिक है। जहां ईरान अपने वादों पर कायम है, वहीं दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि वो सेहूनी हुकूमत को लबनान में जंगबंदी पर मजबूर करे। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में उसने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। अगरचे बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से इकदाम किए गए हैं, लेकिन यह मफाहमतनामा